we'll start discussing. लास्ट लेक्चर में हमने प्योर रोलिंग का कंसेप्ट किया था ना। हाँ, लास्ट लेक्चर में प्योर रोलिंग डिस्कस कर रहे थे। यस कंसेप्ट बता दी था ना प्योर रोलिंग के लिए रिलेटिव मोशन जीरो होगा। आई रिमेम्बर कि ग्राउंड पे भी डिस्कस किया था हमने और मूविंग फ्रेम पे भी डिस्कस किया था, है ना। इसी में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं प्योर रोलिंग का ही। विल स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन, धीरे धीरे टफ करते जाएंगे। ये सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, सरफेस पे फ्रिक्शन है और एज्यूम कर लो mkg का रेडियस r और एक रिंग है, या डिस्क पकड़ लो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिंग ना, आप डिस्क ले लो इसको। सो डिस्क है, mkg का ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस r है। सरफेस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया और इसको मैंने वेलोसिटी दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड का। सरफेस पे फ्रिक्शन है और आपको दिया गया है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन इज sufficient for pure rolling, sufficient for pure rolling। बताइए कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब उसका वेलोसिटी और ओमेगा क्या हो। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। आपसे पूछा गया फाइंड टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग will start, है ना। and also find linear velocity and angular velocity at pure rolling, and also find velocity at pure rolling। करिए, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे देयर इज फ्रिक्शन एंड व्हिच इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया और ऑब्जेक्ट को सिर्फ लीनियर वेलोसिटी दिया है, नो एंगुलर वेलोसिटी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग चालू होगा, और प्योर रोलिंग जब चालू हो जाएगा तब उसका v और ओमेगा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अभी तो ये प्योर रोलिंग में नहीं है ऑब्वियसली। अभी ये प्योर रोलिंग में है क्या बेटा? ये जो कंडीशन है अभी ये प्योर रोलिंग में है? नो बिल्कुल नहीं है। करिए, सर ये शेप कौन सा है, मतलब क्या? रिस्क दिया हुआ है। सर ये क्या है, मतलब या कौन सा शेप है? कौन सा शेप है मतलब बेटा? डिस्क दिया मैंने। अच्छा डिस्क।
करूँ मैं एक करके बताता हूँ, देखो सब लोग। अभी लॉजिकल बात है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो लॉजिकल बात है फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? ऑपोजिट, करेक्ट। तो फ्रिक्शन इधर की तरफ होगा, Lift. और ये फ्रिक्शन, हाँ बिल्कुल सही, और ये फ्रिक्शन रिटार्डेशन जनरेट करेगा, एंड ड्यू टू रिटार्डेशन ना इसका वेलोसिटी में ड्रॉप हो जाएगा। लॉजिकल बात है ना, क्योंकि वेलोसिटी और फ्रिक्शन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये फ्रिक्शन रिटार्डेशन जनरेट करेगा और इसकी वजह से इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो पहले आप लीनियर में बात करते हैं। v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। सो मान लो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है, तब का वेलोसिटी v डैश है इज इक्वल टू v माइनस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, f बाय m, फोर्स बाय मास इनटू t। सो यहाँ से रिलेशन बना v डैश इज इक्वल टू v माइनस f बाय m इनटू t। यहाँ पे v डैश है लीनियर वेलोसिटी व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। तो मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूँ कि t सेकंड के बाद प्योर रोलिंग चालू हो गया है, और जब प्योर रोलिंग चालू हुआ है तब उसका वेलोसिटी v डैश है। Getting the point? So v dash is the velocity when pure rolling has started. मैं लिख देता हूं यहाँ पे, velocity when pure rolling has started. Okay. अब देखिए इस पे टॉर्क दे देगा। सो टॉर्क कितना देगा, F इंटू आर, और मुझे पता है कि टॉर्क होता है I इंटू अल्फा इज इक्वल टू F इंटू आर। टॉर्क का फॉर्मूला पता है ना, I इंटू अल्फा, एंड सिंस दिस इज अ डिस्क। अच्छा, ये मैं टॉर्क किस पॉइंट के वर्ड लिख रहा हूँ? F इंटू आर जो मैंने टॉर्क लिखा है वो किस पॉइंट के वर्ड लिखा है? सेंटर सेंटर। तो मुझे इनर्शिया भी किस पॉइंट के वर्ड लिखना चाहिए? सेंटर। करेक्ट, ये सब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। सो इनर्शिया हो जाएगा मेरा हाफ इंटू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू आर। सो फ्रॉम हियर अल्फा कितना आ जाएगा, 2f बाय एम आर, है ना। अब देखो हम एंगुलर में जा सकते हैं, सिंस ये अल्फा मेरा कांस्टेंट है, देयरफॉर वी कैन यूज दिस। अच्छा, सो वर्क ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, सेम रिलेशन एंगुलर में। मान लो ओमेगा डैश हो गया जब उसका एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, ओमेगा नॉट 0 था, और अल्फा आपने कैलकुलेट किया है 2f बाय एम आर इंटू टी। सिंस अभी प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम फ्रिक्शन को म्यू एम जी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं f के टर्म्स में निकालूंगा। अब देखो ये मेरा जो v डैश आया है वो लीनियर वेलोसिटी है व्हेन प्योर रोलिंग इज स्टार्टेड, और ये जो ओमेगा डैश है राइट हियर, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2f बाय एम आर इंटू टी। ये जो मेरा ओमेगा डैश है वो उस समय का एंगुलर वेलोसिटी है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है। तो सिंस अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है तो वी कैन से कि v डैश इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा डैश। यहाँ पे हम लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि प्योर रोलिंग चालू हो गया। सो v डैश इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा डैश। अब देखो, सो v डैश का वैल्यू आपके पास पता है, v इंटू एफ एम इंटू टी इज इक्वल r कितना आ गया, ये r से r कैंसिल हो गया, इंप्लाइज कितना है, v इंटू एफ टी बाई एम 2f बाई एम इंटू टी, इसको लेके आ जाओ। सो 3ft बाई एम इज इक्वल टू v। सो t कितना से आ जाएगा, mv अपॉन t आएगा। सो आफ्टर दिस मच टाइम, इतने टाइम के बाद प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? सबको क्लैरिटी आ गई यहाँ तक, है ना। सो फ्रिक्शन कभी स्टार्ट होगा, आफ्टर दिस टाइम mv बाई 3f। सो वी हैव कैलकुलेटेड द टाइम जिसके बाद फ्रिक्शन चालू हो जा रहा है, जो हमारा mv बाई 3f है ना। और एक बार जब आपको mv बाई 3f का वैल्यू मिल गया, और इफ यू वांट टू गेट दिस वैल्यू v डैश अगर आपको चाहिए, तो देखो क्या था रिलेशन मेरे पास में, कि v डैश इज इक्वल टू v माइनस एफ एम बाई टी। अभी आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करो, सो एफ एम बाई टी का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से,
सॉरी एफ टी बाई एम का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एफ टी बाई एम विल बी इक्वल टू वी बाई 3, है ना। एफ टी बाई एम कितना हो गया, वी बाई 3। अगर आप ये वैल्यू यहाँ प्लग कर दोगे वी बाई 3, सो वी डैश कितना हो जाएगा, वी माइनस वी बाई 3, सो इम्प्लाइज हो जाएगा वी डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, 2v/3। तो ये तब का वेलोसिटी है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है। अब अगर आपको ओमेगा डैश चाहिए, सो v डैश इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा डैश, सो इम्प्लाइज कि 2v/3 इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा डैश, इम्प्लाइज ओमेगा डैश आ जाएगा 2v/3। देखो सब कुछ पता चल गया मुझे, कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग चालू होगा, कितना वक्त लगेगा प्योर रोलिंग करने में, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब उसका लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा वो आपको क्लियर हो गया। गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया कहानी यहाँ तक। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कितना दूर जाने के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ है, आफ्टर मूविंग हाउ मच डिस्टेंस प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है। ये भी पूछ सकता है ना कि यहाँ से कितना दूर जाने के बाद प्योर रोलिंग चालू हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सब एक ही क्वेश्चन में करा देता हूं मैं। डिस्टेंस मूव्ड फॉर प्योर रोलिंग, क्या करोगे, प्योर रोलिंग के लिए डिस्टेंस कितना मूव किया, क्या करोगे इसके लिए, सिंपल v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v आपका फाइनल पता चल गया, 2v/3 का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एस, शिफ्ट कर दो इसको, 2f/m इंटू एस इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर बाई 9, so 2f/m into s 5v स्क्वायर बाई 9, शिफ्ट कर देंगे तो s कितना हो जाएगा, 5mv स्क्वायर बाई 18f। इतना दूरी चलने के बाद, इतना दूरी चलने के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो। एक मिनट, क्लियर है क्या पॉइंट यहाँ तक सभी को? Yes, sir. वेरी गुड। देखो कितना चीज इसमें कर लिया, मैं एक ही क्वेश्चन में सब कहानी करा देता हूँ। कितना चीज मैंने कर लिया, कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग चालू होगा, जब प्योर रोलिंग चालू हो जाएगा तब उसका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा वो निकाल लिया। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो प्योर रोलिंग चालू होगा वो कर लिया। समझ में आया सभी को? अदिति, कुणाल, गौरव, सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब इसमें एक और, हाँ गुड। अच्छा एक बार दिखाता हूँ, देखो नारायणी दिखाया मैंने बेटा प्रीवियस स्लाइड, देख लो एक बार। दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें इसमें, और दो तीन क्वेश्चन में पूरा प्योर रोलिंग समझा दूंगा, फुल प्योर रोलिंग, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अच्छा एक और बात बताओ कि जब ये सबको यहाँ तक निकाली, एनर्जी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ था तब उसके पास एनर्जी कितना था, इनिशियल एनर्जी? हाँ मेबी स्क्वायर, बिल्कुल सही कौस्तुभ, वेरी गुड। और जब प्योर रोलिंग कंप्लीट हो गया, मतलब प्योर रोलिंग जब स्टार्ट हो गया, ये तो इनिशियली मेरे पास इतना एनर्जी था, हाफ mv स्क्वायर। सो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, so when प्योर रोलिंग स्टार्टेड, तो उसके पास फाइनल एनर्जी कितना हो गया, सो हाफ इंटू m इंटू 2v/3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू i, और ओमेगा कितना था, 2v/3r का होल स्क्वायर। इतना ही एनर्जी बचाना, क्योंकि बाद में तो ओमेगा भी रहेगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी है। सो बेसिकली यू फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू 4v स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ इंटू i, सिंस इट्स अ डिस्क, mr स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, इसको कर दो 2, एक 2 रख देता हूं मैं। सो u फाइनल कितना हो जाएगा,
4 mv square by 18 प्लस 2 mv square by 18। कैलकुलेशन देखते रहना बेटा, कुछ गड़बड़ ना करूँ मैं। 4 mv square by 18 और 2 mv, हाँ बराबर 2 mv square by 18, तो ये हो जाएगा फाइनल कितना हो गया 6 mv square by 18, मतलब ये आ गया mv square by 3। तो पहले इसके पास एनर्जी था हाफ mv square, मतलब mv square by 2, अभी हो गया mv square by 3। तो एनर्जी का लॉस कितना हो गया, लॉस ऑफ, अगर आप एनर्जी निकालोगे तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा mv square by 2 माइनस ऑफ mv square by 3। इसे लॉस निकालेंगे ना, mv square by 2 माइनस mv square by 3 implies कि जो मेरा लॉस ऑफ एनर्जी हो गया ये हो जाएगा 3 mv स्क्वायर माइनस 2 mv स्क्वायर बाय 6। तो ये रिजल्ट आ गया मेरा mv स्क्वायर बाय 6। अब मुझे बताइए कि जो ये एनर्जी का लॉस हुआ है, जो ये एनर्जी का लॉस हुआ है वो गया किधर, फ्रिक्शन ने वर्क डन किया। ओके, निकालो जरा फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, निकालो खुद से। प्योर रोलिंग पहुंचने में इतना एनर्जी लॉस कर गया mv स्क्वायर बाय 6। आ रहा है कौस्तुभ, मैच हुआ वर्क डन? मैच हुआ बेटा फ्रिक्शन का वर्क डन? देखो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको मैं W1 से बता देता हूँ। सो फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा माइनस एफ इंटू एस, क्योंकि एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और एस इधर की तरफ था। आप यहाँ पे देखो ना डायग्राम में, फोर्स और फ्रिक्शन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो देयरफॉर वर्क डन विल बी नेगेटिव, है ना। सो कितना हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 mv स्क्वायर बाय 18 एफ, ये है ना डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप वर्क डन निकालोगे कितना आ जाएगा यहाँ से, वर्क डन 1 विल बी इक्वल टू माइनस एफ इंटू 5 mv स्क्वायर बाय 18f, ये और ये कैंसिल हो गया। सो इम्प्लाइज की वर्क डन 1 आ रहा है मेरा 5 mv स्क्वायर बाय 18। अब क्या हुआ लफड़ा, कुछ अलग ही आ रहा है। मुझे आना चाहिए था mv स्क्वायर बाय 6 माइनस में, लेकिन मेरा आ रहा है माइनस 5 mv स्क्वायर बाय 18। तो अभी और बच गया ना एनर्जी में लॉस, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, कौस्तुभ समझ में आ रहा है? एक्चुअली टोटल लॉस कितना होना चाहिए था mv स्क्वायर बाय 6, लॉस कितना हो रहा है 5 mv स्क्वायर बाय 18, तो उससे तो एक कम है ना। सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा। यस, रोटेशनल वर्क डन में जाएगा, करिए। नहीं नीलांजन, हीट नहीं बेटा, रोटेशनल वर्क डन में जाएगा। हाँ, इसकी वजह से हीट बनेगा, हीट में लॉस नहीं हो रहा एग्जैक्ट डायरेक्टली। निकालो रोटेशनल वर्क डन, कैसे निकालेगा, देखो टॉर्क कितना है F इंटू आर, है ना, और टॉर्क होता है I इंटू अल्फा इज इक्वल टू F इंटू आर, करेक्ट। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू व्हाट, F इंटू आर, है ना, F इंटू आर। सो अगर आप वर्क डन निकालोगे तो कैसे निकालोगे वर्क डन, करिए। देखिए ये अल्फा कांस्टेंट था, अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा निकालना है अपने को, अल्फा कितना हो जाएगा
सिंपली अल्फा निकाल दो। सो इनर्शिया को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस हम डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, सो mr²/2 इंटू अल्फा f इंटू आर। यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा 2f/mr, है ना। और सिंस ये अल्फा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो इम्प्लाइज थीटा कितना हो जाएगा हाफ इंटू अल्फा 2f/mr इंटू टी। टाइम कितना आया था, टाइम था mv/3f, है ना, टाइम यही था ना, इंटू mv/3f का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 चला गया और थीटा हो जाएगा f/m²v² बाय mr इंटू 9f²। ये केम से चला गया, ये कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज थीटा कितना आ जाएगा mv² बाय 9rf। ये आ गया ना थीटा, यस और नो, समझ में आ गया। सो अब वर्क डन ड्यू टू रोटेशनल वर्क डन कितना होगा, रोटेशनल वर्क डन, रोटेशनल वर्क डन कितना निकलेगा आप करोगे यहाँ से। सो रोटेशनल वर्क डन W2 विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा, माइनस में होगा ऑब्वियसली ये भी। सो W2 कितना हो जाएगा टॉर्क इनटू थीटा। देखिए टॉर्क कितना हो गया mv² बाय 9 इंटू आर इंटू एफ, ये थीटा हो गया और हो जाएगा f इंटू आर, और कैंसिल हो गया। so यहाँ से बेसिकली वर्क डन 2 कितना हो जाएगा mv² बाय 9। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो इधर का वर्क डन 5 mv² बाय 18 और इधर का वर्क डन ये आ गया, करिए। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 5 mv² बाय 18 प्लस mv² बाय 9, ये आ रहा ना। अब देखो ये जो वर्क डन आ गया आपका, ये नेगेटिव में वर्क डन है और ये वर्क डन पॉजिटिव में, क्योंकि टॉर्क और थीटा दोनों का सेम डायरेक्शन है। अब देखो टॉर्क और थीटा दोनों का सेम डायरेक्शन है। सो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा, ऐसे एलसीएम ले लोग आएगा 18 माइनस 5 -3 हाँ माइनस 5 mv² प्लस 2 mv², तो ये कितना हो जाएगा -3 mv² बाय 18। सो ये हो गया 6। सो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा -mv² बाय 6, दिख रहा है। जो टोटल लॉस इन एनर्जी होगा वो टोटल वर्क डन के बराबर। अब लॉजिकल बात है कि रोटेशन की वजह से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा और ट्रांसलेशनल वर्क डन नेगेटिव होगा। रोटेशनल वर्क डन पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि भाई टॉर्क और थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, टॉर्क भी ऐसे लग रहा है और थीटा भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों प्लेन के अंदर है। सो रोटेशनल वर्क डन विल बी पॉजिटिव और ट्रांसलेशनल वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन आपका आ गया mv² बाय 6 माइनस, और यही आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। समझ में आया सभी को ये पॉइंट? तो गुड क्वेश्चन। और सब कुछ बातें कर लिया इसमें हमने सब बातें किया, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हाँ दिखाता हूँ सो एवरीथिंग, कितने टाइम के बाद चालू होगा, कितना एनर्जी का लॉस होगा, और जो एनर्जी का लॉस हो गया वो कहाँ गया फ्रिक्शन में। ट्रांसलेशनली फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन करेगा, रोटेशनली फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क डन करेगा, एवरीथिंग वी हैव कैलकुलेटेड। डन।
Yes, क्लियर sir. है? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। गुड प्रॉब्लम। एक और ले लो क्या इस टाइप का, थोड़ा अच्छा करके, क्या अलग कंसेप्ट पे चलो। Sir, और एक सर one. वन मोर, ओके। अभी सिर्फ फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से बात कर, फिर फोर्स भी लगा दूंगा, अभी नो फ्रिक्शन। पिछले केस में तो मैंने v दिया था ना, अभी v ना देता हूँ, अभी ओमेगा नॉट दे देता हूँ, मतलब घुमा के रख दिया सरफेस के ऊपर। इसका रेडियस r दिया हुआ है, मास m kg, क्या मान लो इसको, डिस्क ले लेता हूँ, डिस्क ले लेता हूँ, तो स्फीयर लेंगे तो 2/5 करना पड़ेगा। डिस्क ले लेता हूँ, यहाँ पे जो है फ्रिक्शन is sufficient for pure rolling। बताइए, find time when pure rolling will start। Also find linear and angular velocity at pure rolling। चलो शुरू हो जाओ। तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हाँ, इनिशियली लीनियर वेलोसिटी 0। करूं मैं? देखिए,
पहले तो ये बता दो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट। राइट। किधर? ये वाला पॉइंट पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन राइट में लगेगा ना, फ्रिक्शन राइट में लगेगा। सो पहले लीनियर में बात कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v मान लो हो गया वो तभी u0, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी कुछ है नहीं। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एफ टी बाई एम। अब ये टॉर्क देगा, सो टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू आर इम्प्लाइज आई इंटू अल्फा, एफ इंटू आर आई हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ये आर से आर कैंसिल हो गया, फ्रॉम हियर अल्फा विल बी 2f बाय एम आर। ये होगा ना अल्फा 2f बाय एम आर। अभी अल्फा एक बार जब आपको मिल गया, और देखना अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है, ओमेगा से उल्टा लग रहा है। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 2f बाय एम आर इंटू टी। अभी ये जो आया आपका v और ये जो आया आपका ओमेगा, ये उस समय का कंडीशन है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया। सो ऑब्वियसली वी कैन से v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कितना जाएगा एफ टी बाई एम आर, सॉरी एफ टी बाई एम इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट माइनस 2f बाय एम आर इंटू आर इंटू टी। सो ये आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर शिफ्ट कर दो। सो 3f बाय m इंटू टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। सिंप्लाइज कि जो टाइम आएगा वो होगा ओमेगा नॉट आर बाय आर एम बाय 3f। दिस विल बी द टाइम। हाँ एक्सीलेंट प्लनिका, बहुत बढ़िया, ये टाइम आ जाएगा, है ना। अगर ये टाइम आ गया, आप एक काम और करो, एफ टी बाई एम का वैल्यू यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एफ टी बाई एम इज ओमेगा नॉट आर बाई 3। अभी ये वैल्यू के यहाँ प्लेस कर देंगे, सो अभी बेसिकली कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट आर बाई 3। और यहाँ पे चाहिए प्लेस कर दो, ये प्योर रोलिंग का वेलोसिटी हो गया। सो एफ टी बाई एम की जगह पे अगर मैं प्लेस कर दूं तो ओमेगा नॉट आर, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस 2 इंटू ओमेगा नॉट आर बाय आर इंटू 3। सॉल्व कर देंगे हम लोग, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट बाय 3। डन। टू ओमेगा नॉट बाई 3 हाँ 2 ओमेगा नॉट बाई 3 आ रहा है। 2 ओमेगा नॉट बाई 3 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? नहीं, सही तो किया है। f इंटू टी बाई एम की जगह पे रख दिया ओमेगा नॉट आर बाई 3। सो 2 ओमेगा नॉट आर बाई 3 इंटू आर आर का 2 ओमेगा नॉट बाई 3, एलसीएम ले लिया था। 3 ओमेगा नॉट माइनस 2 में बराबर तो है, एलसीएम ले लो बेटा अच्छे से। Yes. ओके फाइन, डन, Yes. फाइन, गुड। कौस्तुभ हुआ तुमसे? सोहम समझ में आ गया दोनों? ओके यस। अब इसी पे चलते हैं। अभी कोई फोर्स नहीं लगाता हूँ, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से बातें करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। अभी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहे थे हम लोग, और अभी मैं ग्राउंड को भी रेस्ट में रखा हूँ जिसके ऊपर प्योर रोलिंग हो रहा है, तो उसको भी मोशन दे सकते हैं हम लोग। देखिए इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। मान लो इसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं नाम नहीं देता हूँ, जनरल वे में करता हूँ। इसका मास mkg है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ I kg मीटर स्क्वायर। रेडियस मालूम है आपको r, रेडियस मालूम है r। इसको रख के छोड़ दिया ग्राउंड पे, है ना। अदिति प्रीवियस स्लाइड देखना बेटा। Yes, sir. Done, sir. तो ये इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास mkg, रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस r। आपसे पूछ रहा है फाइंड फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग एंड आल्सो फाइंड v एंड ओमेगा।
find minimum friction required for pure rolling, and also find linear and angular velocity for pure rolling. चलो मैं करता हूँ, देखते हैं आ रहा है क्या किसी का आंसर। देख मैं करता हूँ। सबसे पहले तो इसका mg का कंपोनेंट तोड़ दो, सो इधर लग जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा mg टू साइन। अच्छा ये जो पिछला वाला प्रॉब्लम था ना, ये प्रॉब्लम को एक और लॉजिक से कर सकते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर इसका एक सेकंड मेथड बताता हूँ, भूल गया तभी बताना। अच्छा अभी मुझे एक बात पता है कि mg sin थीटा इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा पीछे की तरफ, बरोबर ना। अब देखो सो नेट फोर्स अगर आप चर्चा करोगे इसके बारे में along द इंक्लाइन, तो ये हो जाए, अच्छा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस f, सो मास इनटू एक्सीलरेशन, mg sin थीटा माइनस f, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा माइनस ऑफ f बाई m, यही होगा ना एक्सीलरेशन। और अगर आप सेंटर के अबाउट टॉर्क देखोगे, सेंटर टॉर्क कितना देगा, f इंटू आर, है ना, f इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा, f इंटू आर बाई आई। अब लॉजिकल बात है कि फॉर प्योर रोलिंग, हम क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू आर अल्फा, सिंस मुझे पता है प्योर रोलिंग के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर आप दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको आ जाएगा a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, g साइन थीटा माइनस f बाई m
is equal to F into R by I into R. So G sin theta FR square by I plus F by M. So G sin theta one by M. बराबर है पॉइंट, अच्छे से देखिए फिर आगे समझ में आए। So can you explain again? हाँ देखो ना बेटा, क्या किया मैंने, दैट मुझे पता है F by M हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन कितना निकाला, G sin थीटा माइनस F by M, और अल्फा आपको कितना मिला, F into R by I। तो मुझे पता है A is equal to R अल्फा, दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, क्योंकि मुझे पता है प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन होता है V is equal to R ओमेगा। और अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ से क्या बनेगा, A is equal to R अल्फा। So A is equal to R alpha is the condition for pure rolling. A ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ प्लेस कर देंगे, R अल्फा ये रहा, इधर प्लेस कर देंगे। बाद में यहाँ से फ्रिक्शन को मैंने कॉमन करके बाहर निकाल दिया, ये रिजल्ट आएगा। सो और क्या आएगा, G sin थीटा is equal to F into MR square plus I over MI। सो यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, G sin थीटा into MI by MR square plus I। सो फ्रिक्शन थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम लोग, mg sin थीटा into I ब्रैकेट MR स्क्वायर प्लस I से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, so this can be written as mg sin थीटा over 1 plus MR स्क्वायर by I। इतना फ्रिक्शन चाहिए अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्योर रोलिंग में लेकर आना है ऑन इंक्लाइंड प्लेन। mg sin theta by 1 plus MR square by I, this much friction is required to bring any object in pure rolling। Is it fine? Clear है यहाँ तक पॉइंट? Back slide. Yes. देखो अच्छे से, कुछ डाउट आ रहा है मुझे पूछो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सब नथिंग एल्स। Is it fine? Clear है यहाँ तक पॉइंट? Yes. Yes, sir. ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब टाइम दिया रहेगा तो V और ओमेगा भी निकाल सकते हैं, टाइम यहाँ दिया नहीं है तो फ्रिक्शन ही निकाल के छोड़ दो।
सो अगर मुझे इंक्लाइन प्लेन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्योर रोलिंग में लेकर आना है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, फ्रिक्शन मालूम होना चाहिए, और वी और ओमेगा चाहिए तो अपने को टी देना पड़ेगा। खैर, मैंने जो बताया कि पिछला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था वो क्या था बेटा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसका सेकेंड मेथड देखो, और बहुत कॉमन मेथड है ये, और स्मार्ट स्टूडेंट्स ऐसे ही करेगा। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, r, मास क्या दिया था मैंने, m kg का, और ये डिस्क था, है ना, और इसको सिर्फ वेलोसिटी दे दिया था हमने ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड का। और आपसे पूछ रहा था कि जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो उस समय का v और ओमेगा कितना होगा आप बताइए। तो मान लो कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, एज प्योर रोलिंग हैज स्टार्टेड, यहाँ पे आके प्योर रोलिंग चालू हो गया, इस समय का वेलोसिटी मुझे v मालूम है और ये ओमेगा पकड़ लेते हैं, और यही v और ओमेगा मुझे पता करना है, रेडियस r दिया। तो ये जो कंडीशन है ये प्योर रोलिंग का था। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि लॉजिकल बात है, आपको पता है कि इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट सोचूं, इसी पॉइंट के अबाउट सोचूं, तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा? अगर मैं पॉइंट पी के अबाउट सोचूं तो नेट टॉर्क कितना होगा? इस पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा? जीरो, क्योंकि ये फोर्स भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है और mg भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है। सो फ्रिक्शन mg और नॉर्मल रिएक्शन में से कोई भी टॉर्क दे नहीं रहा, क्योंकि सभी उसी पॉइंट से पास कर जा रहे हैं। और अगर सारे फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब टॉर्क जीरो होगा। सो फ्रिक्शन की वजह से, mg की वजह से और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, इन तीनों वजह से टॉर्क जीरो आ रहा है। और टॉर्क क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, सारे फोर्सेस उसी पॉइंट के अबाउट से पास कर रहे हैं। तो कैन आई से कि पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? हम बोल सकते हैं क्योंकि टॉर्क जीरो है, और अगर टॉर्क जीरो होगा तो लॉजिकल बात है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटा? Yes, sir. है ना। सो एक बात समझ में आ गया, दैट एंगुलर मोमेंटम will remain conserved about पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट P के अबाउट कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा। अगर पॉइंट P के अबाउट कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक भाई, तो पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखो, इंप्लाइज व्हाट वी कैन से, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम कितना है P पॉइंट के अबाउट, तो मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर अबाउट दैट पॉइंट P प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर। तो यहाँ पे तो सेंटर का कोई वेलोसिटी है नहीं, तो P पॉइंट के अबाउट सेंटर का एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, सिर्फ सेंटर के अबाउट बॉडी का होगा। और कितना हो जाएगा वो, I इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए इस पॉइंट के अबाउट, इसका भी होगा और बॉडी का भी होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इधर कितना हो जाएगा, mvr प्लस I इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू mvr, ये हो जाएगा I हाफ mr स्क्वायर, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं प्योर रोलिंग आ गया, सो v इज इक्वल टू r ओमेगा, सो ओमेगा हो जाएगा v बाई r, क्या की जगह पे आप रख दो v बाई r, r से r चला गया, सो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू mvr प्लस mvr by 2 plus mvr by 2, right? This implies mr square into omega naught by 2 3 mvr by 2, ये 2 से 2 चला गया, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ये r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v कितना आ गया, ओमेगा नॉट r by 3, देखो यही भी आया होगा, कहाँ गया, ओमेगा नॉट r by 3, getting the point? So once we are having v, अगर आपको ओमेगा निकालना है, so मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू v by r, so implies ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट r by 3 over r, r से r कैंसिल हो गया,
therefore omega is equal to omega naught by 3. देखिए ये आया था, कहाँ गया, ये रहा, है ना। इस कंसेप्ट से करोगे तो कैलकुलेशन बहुत बहुत इजी आएगा इफ यू डू इट बाय दिस वे। सिंपली मैंने क्या जुगाड़ लगाया, ये उसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 था कि भाई अगर मैं बॉटम पॉइंट के अबाउट सोचूं तो बॉटम पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं लग रहा, और अगर बॉटम पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं लग रहा इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो यहाँ पे तो सेंटर का 0 हो जाएगा, सिर्फ बॉडी का लिखना पड़ेगा सेंटर के बाद। एक मिनट, हाँ सर वो फ्रिक्शन आगे कैसे लगता है वो एक्सप्लेन कीजिए। हाँ देखो समझो क्लिनिका, ये ऐसे घूम रहा था ये बॉडी, तो ये जो बॉटम वाला पॉइंट है वो रिलेटिवली पीछे जाना चाहेगा ना, बिकॉज इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो ये पॉइंट पीछे जाएगा, और अगर इसका रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा। मैंने बहुत बार बार बोला है ये चीजें कि फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। आप खुद सोच के देखो, सिंस ये ऐसे रोटेट कर रहा है मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये पीछे जाना चाहेगा, ऐसे घूम रहा है ना, तो ये पॉइंट पीछे जाएगा, और अगर ये पॉइंट रिलेटिवली पीछे जा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। गॉट द पॉइंट बेटा? यस सर। हाउ वी गॉट MVR। अच्छा पीयूष, लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज बताया था बेटा, इफ यू रिमेम्बर, अगर आप किसी भी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे बॉडी का, तो पहले का क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट P प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। अब देखो इस पॉइंट P से सेंटर का लिखो एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, सो MV इंटू R, ये भी तो होता है ना एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, सो दिस कैन बी रिटन एज MVR इंटू साइन थीटा। व्यू सब मुझे बता बेटा, V इधर है और R ऐसा है, तो V और R के बीच का एंगल कितना है इस केस में? 90 डिग्री। 90 डिग्री, एंड sin 90 गिव्स अस 1, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू MVR। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, याद करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हैं बॉडी का कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में। तो पहला टास्क आप ये करोगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट P प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये दो चीज करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो आप सिंपली ऐड कर देना, और अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेना। यहाँ पे दिख रहा है पीयूष मुझे कि MVR अंदर की तरफ है और I ओमेगा भी अंदर की तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो देयरफॉर विल ऐड देम। समझ में आया पीयूष? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ये क्रिटिकल है बेटा, और बहुत लोगों से गलती होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, just get the point. This MVR is what? This is the angular momentum of center with respect to the point P. ये सेंटर का एंगुलर मोमेंटम है P पॉइंट से अबाउट, और ये I ओमेगा बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है सेंटर के अबाउट। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। हो गया? shall I move ahead? आगे बढ़े? आगे बढ़े? हो गया यहाँ तक लिख के सभी का? यस सर। गुड कॉन्सेप्ट। अभी सब कुछ मुझे पता, कितना टाइम के बाद प्योर रोलिंग, कितना वेलोसिटी, कितना ओमेगा, कितना दूरी चलेगा, कितना एनर्जी में लॉस होगा, और वो एनर्जी में लॉस क्यों होगा, सब कुछ मालूम है यहाँ तक।
इंक्लाइन प्लेन पे मुझे कितना फ्रिक्शन चाहिए मिनिमम प्योर रोलिंग को स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए इसमें थोड़ा अलग करते हैं और जेई मेंस के सवाल से बातें करते हैं। मान लो कि एक थ्रेड ऐसा है और ये थ्रेड को यहाँ पे फिक्स करके रखा है, मतलब यहाँ पे आपने पकड़ के रखा हुआ है और यहाँ से एक बॉबिन कनेक्टेड है। बॉबिन मतलब ऐसा रहता है ना मेटल का, उसके ऊपर थ्रेड लगाया रहता है, तो एक बॉबिन है ऐसे। इसका मास आपको दिया हुआ है mkg और यहाँ से थ्रेड को हमने पकड़ के रखा हुआ है ऐसे, और ये बॉबिन को फ्री कर दिया। बॉबिन का मतलब हो गया कि ये डिस्क है और इसका रेडियस r पकड़, और ये बॉबिन को फ्री कर दिया, छोड़ दिया हमने नीचे गिरने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉबिन। ध्यान रखना ये डिस्क के ऊपर पूरा थ्रेड लपेट के रखा हुआ है आपने। फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर दोनों बता देंगे। थ्रेड मासलेस है। There is no sleeping anywhere. करें ये आ रहा है। देख मैं करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। कौस्तुभ कुछ समझ रहा है कैसे करोगे? एनी आइडिया? अच्छा लीनियर एक्सेलरेशन 2g/3। ओके फाइन, लेट्स सी करते हैं। सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे, इधर लग जाएगा इस पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ऊपर लगे इस पे टेंशन t। तो पहले तो आप लीनियर डायरेक्शन में सब कुछ लिखिए, फर्स्ट राइट डाउन इन द लीनियर डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे आप लीनियर वे में, दैट mg माइनस t इज इक्वल टू ma। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर मैं सेंटर के बोर्ड देखूं तो टॉर्क सिर्फ टेंशन देगा, mg तो उधर से पास कर रहा है, सो t इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है ना। सो इम्प्लाइज की क्या आएगा, t इंटू आर, आई हो गया आपका
half mr square into alpha. Alpha from here will be equal to what? 2t by mr. ये हो गया मेरा अल्फा. 2t by mr will be my alpha. अब देखो, अब समझना यही है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है. आप ये वाले पार्ट को जूम करके देखो, ध्यान से समझना मैं क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ, और ये सबसे क्रिटिकल है. ये वाले पार्ट को जूम करके बड़ा करके आप देखिए. ओके, ठीक, देखते हैं कौस्तुभ. अगर मैं ये वाले पार्ट को बड़ा करके देखूं बेटा, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये मेरा ये थ्रेड का पॉइंट हो गया, और ये मेरा और यहाँ पे डिस्क का पॉइंट हो जाएगा, लाइक दिस. तो यहाँ पे डिस्क का पॉइंट हो गया. मैं दोनों पॉइंट्स को सेग्रीगेट करके सोचता हूँ थोड़ा, है ना. ये दोनों पॉइंट को थोड़ा सेग्रीगेट करके सोचते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो थ्रेड वाला पॉइंट है, ये जो थ्रेड वाला पॉइंट है, ये थ्रेड वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस थ्रेड पॉइंट? ये थ्रेड वाले पॉइंट जीरो. बिल्कुल सही बात, एक्सीलेंट. क्यों जीरो है? क्योंकि वो थ्रेड क्लैम्प करके रखा हुआ है मैंने यहाँ से. तो लॉजिकल बात है, थ्रेड का ये जो पॉइंट होगा इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा. अच्छा, अगर मैं इसके सामने वाला ये पॉइंट के बारे में सोचता हूँ, और अगर ये नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है और ये घूम रहा है अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से, तो अगर आप ये पॉइंट के बारे में सोचोगे तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए हो जाएगा, और ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा टेंजेंशियल आर अल्फा. होगा क्या? समझना ये बात लॉजिकली. थ्रेड का जो पॉइंट था, वो थ्रेड के पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो था, क्योंकि वो फिक्स करके रखा हुआ है तुमने. अच्छा, ये जो इसके सामने वाला पॉइंट, जस्ट इससे जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है यहाँ का डिस्क वाला, तो ये वाले पॉइंट का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्क नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है, और अल्फा ऐसा है, मतलब आर अल्फा ऊपर हो जाना चाहिए. अब मुझे बताओ कि अगर स्लीपिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना एक्सेलरेशन ये वाले पॉइंट का होगा, क्या उतना ही एक्सेलरेशन ये वाले पॉइंट का भी होना चाहिए? यस सर. तभी स्लीपिंग नहीं होगा. इम्प्लाइज व्हाट? कि अगर यहाँ का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इस वाले पॉइंट का भी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए. दैट इम्प्लाइज व्हाट? कि a इज इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए. ध्यान रखना, हर बार a इज इक्वल टू आर अल्फा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट इस केस में a इज इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए. क्योंकि अगर a इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं होता, अगर नहीं होगा तो कहानी बनेगा नहीं, तब उस केस में वहां पे स्लिपिंग होने लगेगा. गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे रिलेशन मुझे समझ में आ गया कि सिंस इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो मुझे इसका भी एक्सेलरेशन जीरो करना पड़ेगा, और वो तभी जीरो हो सकता है व्हेन दिस a इज इक्वल टू आर अल्फा वैलिड हो. बराबर, ये तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू आर अल्फा वैलिड होगा. अब देखो, a तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. यहाँ से a कितना मिला? g माइनस टी बाई एम. ये एक्सेलरेशन है और ये आपका अल्फा है. दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 2, है ना. अब लगा दो कॉन्सेप्ट, a इज इक्वल टू आर अल्फा. a कितना हो गया? g माइनस टी बाई एम इज इक्वल टू आर 2t बाई एम आर. ये r से r कैंसिल हो गया. implies what? g is equal to t by m, 2t by m. So g is equal to 3t by m. यहाँ से t कितना हो गया? mg by 3. अब ये t के वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दो. mg माइनस mg by 3 ma. So 2 mg by 3 ma. This and this will get cancelled. यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 2g by 3. एक्सीलेंट कॉस्टो. ये जेई मेंस का सवाल है. अब जैसे तुम्हारे यहाँ आ गया 2g by 3 एक्सेलरेशन, अभी आपको अल्फा चाहिए, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 2g by 3r. Is it fine? Yes sir. गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. है सिंपल एक सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया अगर ये थ्रेड का अगर मैं पॉइंट देखूं, तो थ्रेड के पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि ये थ्रेड का पॉइंट फिक्स है क्लैंप से.
तो ये पूरा पॉइंट फिक्स्ड होगा, मतलब यहाँ का एक्सेलरेशन 0 हो गया। और अगर थ्रेड के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है तो इसके सामने वाला जो ये कांटेक्ट पॉइंट है इसका भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, और ये तभी 0 होगा जब a विल बी इक्वल टू r अल्फा, तभी ये 0 होगा। सो हम समझ में आया बेटा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। आगे पूछता हूँ, आगे बढ़े। देखो यस सर। देखते, थोड़ा मैंने बोला था धीरे धीरे टफ करता चलूंगा, अभी थोड़ा टफ होता जाएगा क्वेश्चन। टफ क्या, कॉन्सेप्ट समझ गया तो कुछ भी टफ नहीं। और तुम्हें मालूम है ये सबसे टफ चैप्टर लगता है बच्चों को रोटेशन, और है कुछ नहीं, खाली कहानी समझना है। पूरा फिजिक्स इजी है एक्चुअली, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए ढंग से। कॉन्सेप्ट समझेगा नहीं तो फिर फॉर्मूला रट के नहीं कर सकता फिजिक्स। ठीक, ऐसे ले लिया मैंने, तो उसके ऊपर मान लो कि एक ऐसा रखा हुआ है प्लैंक, वुडन प्लैंक है, ठीक। इसका मास मैं मान लेता हूँ mkg है, और इसका मास पकड़ लो 2 mkg। इधर फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। mkg 2 mkg फ्रिक्शन F लगा रहे हैं, हर जगह पे फ्रिक्शन, एवरीवेयर देयर इज फ्रिक्शन। सो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम फ्रिक्शन दैट इज रिक्वायर्ड हियर। यहाँ का फ्रिक्शन और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा ये आप बताइए, सच दैट देयर इज नो स्लिपिंग। तो मान लो यहाँ के फ्रिक्शन F1 है और यहाँ पे फ्रिक्शन F2 है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 such that there is no slipping, such that there is no slipping at any point. सर ये टेस्ट की है ना? हाँ डिस्क के लिए, डिस्क के ले लो, चाहिए तो सब ये चाहिए तो सॉलिड पर ले, जो चाहिए डिस्क के लेके करते हैं। करें, चलो देखो पहले इस पे करते हैं, रॉड के ऊपर बात है। तो पहले हम रॉड पर डिस्कस करेंगे। रॉड पर बहुत सारे वेरिएबल आएंगे इसमें, बहुत सारे।
सो अगर आप रॉड पे डिस्कस करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ रॉड का। सो रॉड पे आगे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, F, और इस पे पीछे फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, F1, है ना। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। आगे फोर्स लग गया F और पीछे इस पे फ्रिक्शन लग गया F1, तो इस पे अगर आप नेट, और मान लो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है A1, तो इस पे अगर आप लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, F माइनस F1 इज इक्वल टू M इंटू A1। तो यहाँ से A1 कितना आ गया, F माइनस F1 बाय M, ये आएगा ना A1। इसको इधर रखना, ये हमारा रॉड का हो गया। अब चलो डिस्क के ऊपर, चलो डिस्क के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो डिस्क पे अगर आप सोचोगे तो मान लो कि डिस्क पे पहली बात, ये अगर डिस्क इस पे फ्रिक्शन F1 पीछे लगा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन F1 आगे लग जाएगा। इसका एक्सेलरेशन मान लो A2 है और ये मान लो अल्फा है 18/s। सो अगर ये अल्फा के बारे में सोचेंगे तो इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर घुमा कर लेते हैं F2, है ना, क्योंकि ये जब रोटेट करेगा तो ये वाला पॉइंट पीछे जाएगा, और अगर ये पॉइंट पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोचूं, सो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू M इंटू A2, ये पहला पॉइंट हो गया। सो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा आपको, F1 प्लस F2 बाय M। सॉरी, इसका मास मैंने 2M लिया था ना, सो ये हो जाएगा 2M। सो दिस इज व्हाट 2M इंटू A2। एक तो यहाँ से कर दिया, दूसरा आप टॉर्क से कर दो, क्या हो जाएगा F1 इंटू R माइनस F2 इंटू R, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, इम्प्लाइज F1 माइनस F2 इंटू R, और ये हो जाएगा हाफ इंटू 2M इंटू R स्क्वायर इंटू अल्फा। R से R कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर अल्फा कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2 बाय MR। यही अल्फा आ गया ना, इसको इधर रखते रहो। दिस विल बिकम माय इक्वेशन नंबर 2, और इधर से मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 3। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया रिलेशन कैसे फॉर्म किया? सर, हाँ बोलो ना। सर ये F1 पीछे क्यों नहीं है डिस्क के केस में? हाँ देखो ना, मुझे पता है फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है बेटा। तो अगर डिस्क इस रॉड पे फ्रिक्शन आगे पीछे लगा रहा है तो रॉड इस डिस्क पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे। पता है ना, फ्रिक्शन एक एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो अगर डिस्क इस रॉड पे फ्रिक्शन पीछे लगा रहा है तो रॉड इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे। ओके सर। अब देखो यहाँ से हमारा 3 चीज निकल गया, A1 A2 और अल्फा निकल गया। अगर मैं ये वाले पॉइंट पे सोचूं, ये नीचे वाला पॉइंट, इसको आप P1 ले लो। सो अगर आप ये P1 पॉइंट पे सोचो, और अगर यहाँ पे भी स्लीपिंग नहीं है, तो लॉजिकल बात है आगे का एक्सेलरेशन A2 और पीछे का एक्सेलरेशन R अल्फा, दे विल बी इक्वल। सो फॉर पॉइंट P2, नो स्लीपिंग, so, यहाँ से क्या मिल जाएगा, A2 इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, है ना, क्योंकि स्लीपिंग ही नहीं हो रहा। तो A2 इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, एंड वंस वी आर हैविंग A2 इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, A2 की कितना वैल्यू दिया, F1 प्लस F2 बाई 2M, तो रख दो यहाँ पे F1 प्लस F2 बाई 2M इज इक्वल टू R, और ये कितना था, F1 माइनस F2 बाई MR, ये था ना ये अल्फा बराबर। इसको जब आप सॉल्व करोगे आप, ये R से R कैंसिल हो गया और ये M से M कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज व्हाट, F1 प्लस F2 बाई 2 इज इक्वल टू F1 माइनस ऑफ F2। है ना, इम्प्लाइज F1 माइनस ऑफ M, शिफ्ट कर दो। सो इधर आ जाएगा F1 बाई 2 माइनस F1 माइनस F2 माइनस F2 बाई 2 बराबर। सो दिस इम्प्लाइज कि ये रिजल्ट कितना आ गया, यहाँ से ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस F1 बाई 2 माइनस 3 F2 बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
right? And therefore F1 is equal to 3F2. आगे एक रिजल्ट यहां से मेरा फॉर्म हो गया. लेट मी टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ रहा है? F1 is equal to 3F2 कैसे आ गया? कैलकुलेशन देखते चलो अच्छे से. F1 by 2 इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस F1 by 2, सो माइनस F1 by 2 माइनस F2 और माइनस F2 by 2. हाँ बराबर. फाइन. सो F1 is equal to कितना आ गया? 3F2. अच्छा, अब देखो अगर आप ये वाले पॉइंट पे एनालाइज करो, लेट मी, ये मेरा पॉइंट 1 था ना, आप इस पॉइंट को पॉइंट 2 ले लो. अगर मैं इस पॉइंट 2 पे एनालाइज करूं यहाँ पे, और पॉइंट 2 पे भी नो स्लिपिंग हो रहा है, क्या कंडीशन बनेगा फॉर पॉइंट 2 नो स्लिपिंग? क्या कंडीशन बनेगा कौस्तु, बताना जरा. पॉइंट 2 पे नो स्लिपिंग का क्या कंडीशन बनेगा? Sir, acceleration of blank would be equal to acceleration of disk. करेक्ट. सो क्या होगा अगर मैं पॉइंट 2 पे बात करूं, सो कैन आई से कि A1 is equal to A2 plus R अल्फा. सोचना जरा ध्यान से, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं. मैंने क्या लिखा जरा सोचिए. समझ रहे हैं क्या लिखा? समझ रहे हैं क्या लिखा मैंने? यस और नो? देखो ना बेटा, इस वाले पॉइंट पे अगर आप सोचो तो इसका एक्सेलरेशन A1 है, तो ये पॉइंट पे जो डिस्क होगा इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये वाले पॉइंट पे डिस्क का A2 प्लस आर अल्फा होगा ना, क्योंकि A2 भी इधर और आर अल्फा भी इधर, सो A2 प्लस आर अल्फा होगा. तो यहाँ का एक्सेलरेशन हो गया A2 प्लस आर अल्फा, और इसका रॉड का हो गया A1. अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इंप्लाइज कि A1 इज इक्वल टू A2 प्लस आर अल्फा होगा, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगा. अगर A1 इज नॉट इक्वल टू A2 प्लस आर अल्फा हो जाए तब तो वहां पे स्लिपिंग हो जाएगा. लेकिन सिंस अगर ये पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो इधर का एक्सेलरेशन A1 और ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 प्लस आर अल्फा, दे विल बी इक्वल, तभी स्लिपिंग नहीं होगा. हाँ या ना? Yes, sir. ओके. अब A1 का वैल्यू देखिए कितना है, F माइनस F1 बाई M. सो प्लेस कर देंगे. ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ. F माइनस F1 बाई M इज इक्वल टू A2 का वैल्यू कितना हो गया? F1 प्लस F2 बाई M और प्लस R. अल्फा का वैल्यू कितना है? F1 माइनस F2 बाई MR. सो ये R से ये R कैंसिल हो गया. फाइन. अगर R से R ये कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज कि F माइनस F1 बाई M इज इक्वल टू F1 बाई M प्लस F2 बाई M, इसको सेग्रीगेट कर दिया, प्लस F1 बाई M माइनस F2 बाई M. So F2 by M और F2 by M ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज F by M माइनस F1 by M इज इक्वल टू 2F1 by M. शिफ्ट कर दो, F by M 3F1 by M, M से M कैंसिल हो गया. सो इंप्लाइज F1 हो जाएगा यहाँ से F by F1 विल बी इक्वल टू F by 3. कौस्तुभ यही था आंसर तुम्हारा? तो A2 F1 plus F2 by 2M होना चाहिए. कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? क्या गलती किया बेटा? तो A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू सही लिखा है ना? तो डिनोमिनेटर में 2 भी चाहिए. ओहो हो, यही एरर हो गया. ये बात मुझे करना पड़ेगा. थैंक यू. सो कैलकुलेशन में this implies M F1 by 2M plus F2 by 2M plus F1 by M minus F2 by M. अरेंज कर दीजिए. F minus F1 by M, so एलसीएम नीचे ले लोगे, आ जाएगा 2M F1 plus 2F1 प्लस इधर एलसीएम ले लोगे तो ये भी आ जाएगा 2M. बराबर है? कैलकुलेशन देखते रहना. इधर 2M और 2M कैंसिल, F1 प्लस 2F1
बराबर। इधर भी आप 2m कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा ये f2 प्लस -2f2 बराबर। so f minus f1 by m is equal to 3f1 by 2m minus f2 by 2m. एग्रीड? सही है, देखो तो कैलकुलेशन यहाँ पर। Yes. अब देखिए यहाँ से f2 कैन बी रिप्लेस्ड एज f1, सो f2 को अगर आप यहाँ से रिप्लेस कर दोगे f2 कितना आ जाएगा निकला f1 जा रहा 3 है, रिप्लेस कर निकला जा रहा f2 विल बी f1 by 3 है ना। सो अगर मैं यहाँ से प्लेस कर दूं f minus f1 by m 3f1 by 2m minus f1 by 6 ले लो जरा एलसीएम इसको। so I'll do it in the next page. Implies f minus f1 by m is equal to 3f1 by 2m minus f1 by 6 बराबर। so implies f minus f1 by m, so 9f1 minus f1 बराबर, ठीक है। so f minus f1 by m 8f1 by 6 हो जाएगा 4 by 3। so f by m 4f1 by 3m plus f1 by m, so f by m कितना हो जाएगा 7f1 by 3। so from here f1 आ जाएगा 3f by 6 बराबर है। चेक द कैलकुलेशन। तो थर्ड वाले स्टेप में क्या किया? यहाँ पे क्या Yes. देखो ना एलसीएम ले लिया 2m और 6m का एलसीएम हो जाएगा 6m, 3 हो गया 3 3 9f1 minus f1 so 8f1 by 6m, 4 2 8 3 2 6 हाँ, तो वो कट किया, वो अपॉन लग रहा है, 4 नहीं। अपॉन। नहीं कट किया उसको। नेक्स्ट स्लाइड। previous one सर वो लास्ट स्टेप में f1/6m कैसे आया? देखो ना f2 को रिप्लेस कर दिया, f1 इज इक्वल टू 3f2 था ना, तो f2 कितना हो जाएगा f1 by 3, यहाँ से हाँ यस सर। रिप्लेस किया।
Okay, done. Okay, clear. Yes. F2 भी निकालोगे तो F1 आप ऑलरेडी अगर आपने निकाला हुआ है तो F2 आपको यहीं से डायरेक्ट मिल जाएगा. So F2 is equal to what we were having, F1 by 3. So implies F2, F1 कितना निकल गया? 3F by 7 over 3. So we get cancelled. So from here F2 will be equal to F by. So simple, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था. इसमें ना इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं कि 6, 7, 8, 9 वेरिएबल्स आता है. तो 6, 7, 8 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे हमें, डिपेंडिंग ऑन कि कितने वेरिएबल है ना. और फिर उस इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता. तो एडवांस में पता नहीं कितनी बार इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आए हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा के पूछता है वो. फॉर मेंस एंड नीट आपको 1 या 2 वेरिएबल पे सवाल आएगा. सो जैसे यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे फिर भी 4 वेरिएबल था, F1, F2, A1, A2 और अल्फा, 5 हो गए टोटल. तो हमने 5 इक्वेशंस फ्रेम किया होगा. देखो ना कितने वेरिएबल्स थे यहाँ पे. अब सोचो A1, A2, अल्फा, F1, F2, तो देखो कितने इक्वेशंस बन गए. 1 इक्वेशन, 2, 3. मुझे 5 बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए क्योंकि 5 वेरिएबल्स है. 3 इक्वेशन हो गया, और कहाँ गया. सो 3 इक्वेशंस हियर. एक मुझे बना ये 4 और एक बना है इधर 5. देखो 5 इक्वेशंस बनाया हमने. तो 3 इक्वेशंस तो मेरा नेट फोर्स और नेट टॉर्क से बन गया, 2 नेट फोर्स से और एक नेट टॉर्क से, और एक बना कंस्ट्रेंट ऑन द ग्राउंड और एक बना कंस्ट्रेंट बिटवीन द डिस्क एंड प्लैंक. तो ऐसे करके आपको इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे. जितना जितना कांटेक्ट पॉइंट होगा हर पॉइंट पे नो स्लिपिंग का कंडीशन लगाना पड़ेगा, और आपको फिर उसको सारे इक्वेशंस को बनाने के बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? समझ में आया कॉन्सेप्ट यहाँ तक ढंग से सबको? Yes. Yes, sir. फाइन. अच्छा, आप लोग को होमवर्क मिल गया क्या? लास्ट लेक्चर जो असाइनमेंट सेंड किया था मैंने, मिला तुम लोगों को? No, sir. अच्छा ठीक है, आई टॉक विद मी सर, आपको आज मिल जाएगा. उस पे भी असाइनमेंट और इस पे भी असाइनमेंट. आप लोग सॉल्व करोगे, जो डाउट आएगा मुझे वो कल पूछ लोगे सब लोग. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, sir. ठीक है बेटा, विल वाइंड अप फॉर टुडे. Sir, can you show that last slide? या सर स्लीपिंग अगर होगा तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? स्लीपिंग होगा तब हम लोग प्योर रोलिंग का क्वेश्चन नहीं बना सकते. मैंने आपको पहले बोला था, हमें जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो प्योर रोलिंग के लिए ही पूछेंगे, मतलब नो स्लीपिंग के लिए पूछेंगे. अगर स्लीपिंग होगा तब अलग कहानी होगा, तब हम ऐसे नहीं कर पाएंगे. तब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा. उसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, फिर हम दोनों इक्वेशन को मर्ज नहीं कर पाएंगे. क्लियर स्मृति? आपको जो क्वेश्चन पूछेगा बेटा वो प्योर रोलिंग के लिए ही पूछेगा या नो स्लीपिंग के लिए ही पूछेगा. ओके. हो गया? डन? Done, sir. Okay, fine. ठीक. We'll wind up for today.